Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको बताते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। बॉडी की किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एंड व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट्स? It states that if only conservative forces are doing work on the body, इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है। एंड व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों? पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं बच्चों जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनका वर्क डन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जिसको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में नहीं पता, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इसको सीख लेना। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बाहर से आपने उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? कंजर्वेटिव। और कौन कौन सी है कंजर्वेटिव? आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो मतलब जब ये दोनों फोर्सेस ही सिर्फ काम कर रही है, आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, then the total mechanical energy of body, which is kinetic energy plus potential energy, is always constant। मतलब उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हर तरफ क्या रहेगी? कांस्टेंट। ड्यूरिंग इट्स मोशन हर जगह जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम। बच्चे कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू किनेटिक एनर्जी और मे बी किनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पर जब आप इनका सम करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो हर टाइम क्या रहेगा? सेम। एंड दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर बच्चों? अब एग्जांपल के लिए समझो, यहां से मैं सपोज करो एक बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ड्रॉप। मैंने एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया इस तरफ। जब मैंने इसको ड्रॉप किया बच्चों, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होगी बच्चों? इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ इसका वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। सिर्फ यही लग रही है ना। जब आपने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करते इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो वर्क कर रही है, इसको नीचे लेके आ रही है। इसलिए इस बॉडी के हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। मतलब क्या है? ए पे मैकेनिकल एनर्जी, बी पे मैकेनिकल एनर्जी, या बोल दो सी जो ग्राउंड पे है पॉइंट, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। बच्चों समझे बात मेरी? अब यहां पे देखो, मान लो यहां से यहां तक की हाइट h है, तो ए पे अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे ए पे किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि आपने ड्रॉप किया, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। वही बात करें बच्चों सी पे, तो सी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? देखो किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर। लेट कर लो कि यहां पे आते वक्त इसकी वेलोसिटी v है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो, क्योंकि ग्राउंड पे आ चुका है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो मतलब ए पे सारी की सारी पोटेंशियल थी, और सी पे आते ही वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? किनेटिक में कन्वर्ट होगी। पर जो सम रहेगा ना बच्चों, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। मतलब ए पे मैकेनिकल एनर्जी और सी पे मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी? सेम। बीच में किसी भी पॉइंट पे आप देख लेना, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर बच्चों? इसका प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेशन को फॉलो करना, दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करना, ये अगली हम डेरिवेशन बच्चे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखो, इसका छोटा सा प्रूफ आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो हमारी पिछली वीडियो थी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यही थी ना स्टेटमेंट। तो देखो यहां पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती थी बच्चों? वर्क डन बाय एजेंट, जो बाहर से हम लगाते थे, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। यही थी ना सारी फोर्सेस। एजेंट में जो हम अप्लाई करते हैं, कंजर्वेटिव में कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल या स्प्रिंग। नॉन कंजर्वेटिव में कौन सी आती थी? फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती थी, एयर रेजिस्टेंस आ जाती थी, है ना।
अब देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ कौन सी फोर्स का वर्क डन होना चाहिए बॉडी पे, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का। मतलब बॉडी पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी तभी ये प्रिंसिपल होल्ड होता है। अगर आप उस पे फोर्स लगाओ और आप वर्क डन करो देन ये प्रिंसिपल होल्ड नहीं होता। मैकेनिकल एनर्जी देन सभी जगह कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि सिर्फ कौन सी फोर्स लगनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो एजेंट का वर्क डन जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो, क्योंकि ये तो लग ही नहीं रहे। सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बच्चों आपको ये भी बताया गया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। किया है ना बच्चों ये चीज। अब ये उधर चले जाएगी तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज, है ना। अब देखो ये जीरो इक्वल टू, इनको कंबाइन कर सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हो, मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो बच्चों चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, जीरो के। और अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो है मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आ ही नहीं रहा। दिस स्टेट्स की मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड इट होल्ड्स ओनली व्हेन कौन सी फोर्स लग रही है सिस्टम पे, ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इज इट क्लियर बच्चों। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लिख रहे तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस प्रिंसिपल को होल्ड करती है। सो बच्चे यहाँ पे अब हम फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ करेंगे। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, आपने जिस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रही है जिसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बॉडी m मास की लेट की है जो a पॉइंट पे, जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है h। तो पहले सबसे पहले हम ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं कितनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए यू नीड टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एट ए एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए पे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों यहाँ पे जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि हमने ड्रॉप किया तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। वही बात करें पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। वो कितनी हाइट पे बढ़ा है, h हाइट पे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितना हो गया बच्चों, इन दोनों को ऐड करना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज 0 प्लस mgh। तो ए पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है mgh। और अब हम ये प्रूफ करेंगे कि बी पे भी यही होगी और सी पे भी यही मैकेनिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं बी पॉइंट की बच्चों। तो एट पॉइंट बी, अब क्या बी पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं बच्चों, अब वो नीचे आ रही है। जब वो नीचे आ रही है तो उसकी हाइट कम हो रही है और वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। हाइट कम होते ही क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बॉडी की, लेट इट बी v। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v है। तो पहले मुझे ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है। तो उसके लिए अब हम लेट कर लेते हैं कि ए से लेके बी तक की जो हाइट थी वो x थी। तो अब बॉडी ने ए से बी तक, मैं ए टू बी के लिए इक्वेशन लगाने लगा हूं। तो ए टू बी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम ए टू बी। तो v निकालना है हमने, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, u जीरो होगा क्योंकि इनिशियल जीरो थी, a प्लस टी तो पता ही नहीं। अब t नहीं पता तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। ये इक्वेशन की जगह फिर कौन सी लगाएं, हम लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि टाइम नहीं ना पता हमें, डिस्टेंस पता, इसलिए हम क्या करेंगे अब s वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे v कितना है, v निकालना है, u जीरो हो गया, 2 एक्सेलरेशन कौन सी होगी, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। अब बॉडी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस में लेंगे हम। ठीक है, इंटू s, डिस्टेंस कितना है x। तो यहां से v स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 2gx। मैंने v स्क्वायर ही निकाल दिया। इज इट क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी b पे, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू 2gx, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों, mgx। इज इट क्लियर। तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता लग गई बी पे, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत सिंपल है, mg हाइट यहां से लेके यहां तक, हाइट तो ग्राउंड से देखोगे ना, तो हाइट यहां से लेके यहां तक कितनी होगी बच्चों, दिस इज h, दिस इज x, तो बचा हुआ कितना हुआ
H माइनस एक्स, तो ये बन गया mgh माइनस mgx। इज इट क्लियर बच्चों? अब निकाल दिया मैकेनिकल एनर्जी, तो B पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी इज mgx, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh माइनस mgx, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो आ गया वही आंसर आ गया ना, जितनी A पे थी mgh उतनी क्या है B पे। मतलब A पे भी मैकेनिकल एनर्जी सेम है और B पे भी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सेम है बच्चों, पर किनेटिक और पोटेंशियल अलग अलग है। यहां किनेटिक जीरो थी पर यहां पे किनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। किनेटिक और पोटेंशियल क्या करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट होती जाएगी, कभी किनेटिक ज्यादा होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, कभी पोटेंशियल ज्यादा होगी तो किनेटिक कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की बच्चों। तो बच्चों अब हम ये लेट कर लेते हैं कि सी पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई v डैश। सी ग्राउंड पे है, मतलब जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करते समय उसकी वेलोसिटी v डैश होगी। अब मुझे v डैश भी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, a से c तक की इक्वेशन को यूज करूंगा, यहां से यहां तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। तो इक्वेशन फिर वही लगा दो, v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे वेलोसिटी v डैश लेट की हमने। अब v डैश स्क्वायर माइनस u तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे तो आपने ड्रॉप किया था, इक्वल टू 2g, a से c तक कितनी हाइट है h। मैंने इक्वेशन a टू c के लिए लगाई है ये वाली, ठीक है, तो मैंने a को इनिशियल पॉइंट मानना है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और a से c तक कितनी हाइट है h। यहां से भी v डैश स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 2gh। इज इट क्लियर बच्चों? अब निकालो किनेटिक एनर्जी, यहां पे किनेटिक एनर्जी इज हाफ m v डैश का स्क्वायर, तो हाफ m v डैश स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो mgh। और बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि सी पॉइंट ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि हाइट कितनी है जीरो। अब टोटल की बात करें तो टोटल इज अगेन आपको किनेटिक और पोटेंशियल को कर देना है ऐड, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा mgh, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो। तो अगेन बच्चों आंसर सेम आया, जितना ए पे मैकेनिकल एनर्जी थी mgh उतनी ही कहां पे है, सी पे है। पर क्या हुआ, ए पे सारी की सारी पोटेंशियल थी और सी पे आके वो सारी की सारी क्या बन गई, काइनेटिक, तो कन्वर्ट होती जाएगी पर टोटल क्या रहेगी, कंजर्व। और कब रहेगी कंजर्व, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कौन सी थी यहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। Now let's look at the first numerical. Calculate the velocity of bob of simple pendulum at mean position if it is able to rise to extreme position. अब आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों, थ्रेड के साथ बॉब को लटका दिया जाता है ना, और पूछा गया है कि बताओ मीन पोजीशन पे, जो ये वाली पोजीशन होती है, दिस इज मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी सो दैट कि वो कहां पहुंच जाए, एक्सट्रीम, ये वाली बिल्कुल वर्टिकली, ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं इसको। तो बताओ कितनी यहां वेलोसिटी हो सो दैट कि ऐसे करके टूम करके ऊपर पहुंच जाए, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो बच्चे यहां पे देखो, A point, this is A point, mean position, this is B point, extreme position। अब जब बच्चे ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, छूम करके ऊपर जा रहा है, तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही। और अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है विच इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड्स, मतलब A पे मैकेनिकल एनर्जी और B पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, सेम, है ना। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रही है, it means principle of conservation of mechanical energy holds, which means mechanical energy at A equal to mechanical energy at B। तो A पे मीन पोजीशन पे जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि मीन पोजीशन को हम ग्राउंड मान के चलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होगी। तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। वही बात करें हम बी पॉइंट की, तो बी पे जाके तो वो रुक जाएगा ना, फिर उसमें नीचे आना है, तो बी पे किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और सारी की सारी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल, विच इज mgh। अब हाइट कितनी होगी बच्चों, यहां से लेके यहां तक की हाइट लेनी है, जो कितनी होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, यहां से लेके यहां तक की हाइट, यही हाइट है जितना वो ऊपर चले गया। तो हाइट आपको गिवन है, आपने v निकालना है, m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज रूट 2gh, ये उधर जाएगा फिर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज रूट 2gh, वैल्यूज को पुट कर दो, v स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, अकेला v आएगा क्योंकि रूट कर दिया उधर।
तो 2 इंटू जी की जगह 10, अगर गिवन नहीं है 10 तो 9.8, अदरवाइज 10। ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा 10 इंटू 10⁻², ये चीज आएगा बच्चों। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, √2 बच्चे, ये चीज बन जाएगी, है ना। तो आपका आंसर आ गया √2 मीटर पर सेकेंड, और √2 इज 1.41। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, okay, look at this second question. A bob is released from A point. This is your A point. यहां से बॉब को रिलीज किया, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से आपने बॉब को रिलीज किया, मतलब यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि रिलीज किया गया। With which speed the bob arrives at the lowermost point? तो बताओ B पॉइंट पे, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है दिस वन, यहां पे बॉब कितनी स्पीड के साथ नीचे आएगा, और लिखा गया है कि इट डिसिपेट 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। तो आते आते एयर रेजिस्टेंस के कारण 5% एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो चुका है। तो यहां पे अगर ये लाइन ना लिखी जाती कि 5% ऑफ एनर्जी इज लॉस, तो हम बोलते ए पे मैकेनिकल एनर्जी और बी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती, सेम। क्यों बच्चों? क्योंकि सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स। पर क्योंकि अब उसने लिख दिया कि 5% डिसिपेट हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, तो बची कितनी बच्चों, बची सिर्फ 95, है ना। तो 5 तो डिसिपेट हो गई, खर्च हो गई, बची कितनी, 95। इसका मतलब बी पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो ए की मैकेनिकल एनर्जी का सिर्फ 95% पहुंची है, 5% लॉस हो चुका है, टैक्स में कट गया। तो हम बोलेंगे अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 95% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए। तो बी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, हाफ m, यहाँ पे वेलोसिटी लेट इट बी v, तो v² प्लस पोटेंशियल तो 0 होगी, क्योंकि कौन सी पोजीशन है ये, लोअर मोस्ट, यहाँ पे पोटेंशियल 0 लेट करते हैं, इक्वल टू 95%, मतलब 95/100 इंटू, यहां पे अब ए पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि आपने ड्रॉप किया था, और पोटेंशियल के लिए mgh। तो यहां से अब v निकालना है, अब तो कुछ काम ही नहीं है, तो mv² हाफ, यहाँ पे 95/100 इंटू mgh, m से ये m कैंसिल, तो v² इज 95/100 इंटू 2 इंटू g इंटू h, तो v² इज 95 इंटू 2 इंटू 10, नीचे 100 इंटू h कितना है, 1.5 मीटर। कटिंग कर दो, अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 3 15, यहां भी नीचे 10 आएगा, है ना बच्चों। तो अब ये v² आ गया 95 इंटू 3/10। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 3 15, 9 3 27, 28/10, तो v² इज √28.5 मीटर पर सेकेंड। तो रूट का काम आप पे छोड़ देते हैं, वो आप कर लोगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Look at this numerical बच्चों। A ball falls under gravity from height of 10 meter with an initial downward velocity u। एक बॉल है, नीचे की तरफ गिर रही है, विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोली गई है, u। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अब कितनी है, u है। इट कोलाइड्स विद ग्राउंड, लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी, और जैसे ये ग्राउंड के साथ टकराई, टकराते ही इसने कितनी एनर्जी लॉस कर दी, 50% एनर्जी लॉस कर दी, ठीक है। एंड देन राइज टू द सेम हाइट, टकराने के बाद दोबारा से वो उतनी हाइट पे वापस पहुंच गई, राइजेस टू द सेम हाइट, मतलब जहां से नीचे फेंका था वहीं पे वो ऊपर पहुंच गई। तो ऐसे गया ए से बी, बी से ऐसे ऊपर चला गया सी। तो बताओ कितनी होगी ये u जिसके साथ आपने उसको फेंका था, ठीक है। 50% लॉस होने के बाद भी वो कहां पे जाके रुकी, वो दोबारा से सी पॉइंट पे जाके ही रुकी। तो बच्चों देखो यहां पे, अगर मैं बोलूं कि मैकेनिकल एनर्जी एट बी आफ्टर कोलाइडिंग, टकराने के बाद बी पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो 50% होगी मैकेनिकल एनर्जी एट ए, क्योंकि 50% तो लॉस कर दी, बची कितनी, 50%। टोटल 100 था, 50 लॉस हो गई, 50 बच गई। तो ए की मैकेनिकल एनर्जी का सिर्फ 50% बचा टकराने के बाद। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज 50% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मतलब 50/100 इंटू, यहां पे अब कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये मान लेते हैं कि हम h हाइट है, तो दिस इज mgh। So this is mechanical energy at B। समझ लगी बच्चों? अब
टकराने के बाद वो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, सी पॉइंट पे जा रही है अब ऊपर। अब तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ ना, लॉस तो सिर्फ टकराने वक्त हुआ। टकराने के बाद वो दोबारा कहां जा रही है, सी पॉइंट पे, और कहां जाके रुकेगी, अब सी पे रुकेगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या थी उसने बोला, सेम हाइट तक चले गई, मतलब सी पॉइंट पे जाके वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ये तो और ऊपर चले जाती। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। यही होगा ना बच्चों को, कि टकराने के बाद अगर वो ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही है, जिसके कारण क्या होएगा, उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो ऊपर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वही लिख दिया कि सी पे मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होगी, बी की मैकेनिकल एनर्जी के। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, बी की मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, दिस इज 1/2, 50/100 करोगे तो 1/2 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहां पे अगर बात करें सी की मैकेनिकल एनर्जी, तो सी की मैकेनिकल एनर्जी क्या होएगी, किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जाके वो रुक जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच। यहां से निकालना क्या है आपने, यू, तो करो सॉल्व अब इसको, एम जी एच इक्वल टू 1/4 एम यू स्क्वायर प्लस 1/2 एम जी एच। बच्चों अब देखो एम 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 तीनों में एम है, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जी एच इक्वल टू 1/4 एम यू स्क्वायर प्लस हाफ जी एच, ये चीज बचेगी। अब यहां ये एम भी कट जाएगा सॉरी, ठीक है। तो अब यहां से आप निकाल दो यू स्क्वायर की वैल्यू, ये टर्म इधर ही रहने दो, 1/4 यू स्क्वायर, ये उधर चले जाएगी, तो जी एच माइनस 1/2 जी एच, 1/4 यू स्क्वायर, या आप एलसीएम लोगे तो 2gh माइनस gh/2 दैट इज gh/2 बच्चों। तो यू स्क्वायर कितना आ गया, 4gh/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2gh, तो u इज √2gh बच्चों। h कितना गिवन है आपको, 10 मीटर, तो यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो u इज √2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो √2 इंटू 10, और √2 कितना होता है, 1.414 इंटू 10, दैट इज 14.14 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन, अ बॉल इज एट रेस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 12 मीटर। एक बॉल रेस्ट पे थी, उसको ड्रॉप किया गया 12 मीटर की हाइट से, मतलब यहाँ पे जो हाइट है ए से बी तक की वो 12 मीटर, और यहां से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। It loses 25% of its kinetic energy in striking the ground। जैसे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसने 25% एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी। उसने किनेटिक एनर्जी लिखा है, और ये कॉमन सेंस है बच्चों, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे वाले पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी कौन सी होती है, किनेटिक एनर्जी। तो 25% ऑफ किनेटिक एनर्जी का लॉस मतलब 25% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस। तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करते ही 25% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उसने लॉस कर दी। तो बची कितनी, 75%, और उस 75% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वो अब जाएगी ऊपर की तरफ। तो बताओ कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगी। तो मैंने बोला कि ए से बी आई, बी से जब ऊपर गई तो अब कम हाइट तक जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो सी पॉइंट तक पहुंची, जिसकी हाइट हमने एच लेट कर दी, ठीक है। तो अब देखो वही सेम बच्चे, हम बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी एट बी आफ्टर कोलाइडिंग कितनी थी, इज इक्वल टू 75% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए। 25 लॉस हो गया ना, तो ए की कितनी परसेंट बची नीचे, सिर्फ 75। तो अब निकालो यहां पे, तो 75/100 आ जाएगा, इनटू किनेटिक एनर्जी ए पे 0 क्योंकि ड्रॉप किया था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू हाइट कितनी है 12, तो यहां पे 12 लिखते हैं। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहां पे इसकी कटिंग कर दो, 25 3 75, 25 4 100, तो 3/4 इंटू एम जी इंटू 12, ठीक है, ये कटिंग कर दी, 4 3 12, तो 3 3 9 एम जी। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अब बॉडी अगर सी पॉइंट तक गई है, टकराने के बाद अगर सी पॉइंट तक गई है, तो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। ये तो और ऊपर चले जाती है ना। अब टकराने के बाद जब बॉडी ऊपर जा रही है तो कितनी परसेंट एनर्जी लेके गई है वो, जितनी बी पे थी, क्योंकि टकराने के बाद तो एनर्जी लॉस होगी नहीं, है ना, टकराते वक्त हो गई जितनी होनी थी। अब बी से जब वो ऊपर जा रही है तो इतनी एनर्जी टोटल लेके जा रही है। इट मींस
मैकेनिकल एनर्जी एट सी शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कंजर्वेटिव है, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम होगी। सी पे किनेटिक एनर्जी 0 है, तो सारी की सारी पोटेंशियल होगी, तो mgh लिख दिया इक्वल टू बी पे कितनी है 9mg, तो ये m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो h कितना आ गया बबुआ, h आ गया 9 मीटर। तो कितनी हाइट तक जाएगा ऊपर वो 9 मीटर की तरफ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक बॉडी यहां से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जिग 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 करते करते यहां पहुंची, और बोला गया कि बताओ यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी। सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रही। तो बच्चे जब ये यहां से जा रही है आगे करके ऐसे जा रही है आगे, तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? इस पे सिर्फ लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वही लगेगी ना बच्चों, हाइट पे जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज होल्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो बड़ा इजी है, नीट में आया ये क्वेश्चन आपको। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो बी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट कितनी है 1, इक्वल टू ए पे मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, कितनी वेलोसिटी है u स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट इज 4। अब देखो m m m m चारों टर्म्स में कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 v स्क्वायर प्लस g इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर प्लस 4m g, m तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4g। तो यहां से 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर प्लस 4g माइनस g, तो 1/2 u इज 2 का स्क्वायर प्लस 3, 4g माइनस जी 3g, g की जगह 10 ले लो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 9.8 लेना है। तो 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 30 दैट इज 32, ये उधर चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज 32 इंटू 2 दैट इज 64, तो v इज रूट 64, तो v आ गया जो 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितनी स्पीड होगी उसकी? 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों नीट में आया आपको, कितना इजी है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now बच्चे look at this question. Find out horizontal range where object falls on ground after leaving the contact. तो ये ऑब्जेक्ट है एक बच्चों जिसको यहाँ से रिलीज किया गया। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये ऐसे जाएगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये आगे जाएगा, आगे लैंड हो गई, खत्म। तो अब क्या करेगा ये? यहां से जब आगे जाएगा तो यहां से ये ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, तो यहां पे कौन सा मोशन होगा इसका? यहां पे इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और इसी की आपको पूछी गई है हॉरिजॉन्टल रेंज। जब वो कांटेक्ट से निकल जाएगा, मतलब इसको छोड़ देगा यहां से कांटेक्ट, तो बताओ उसने कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया। ये होती है ना हॉरिजॉन्टल रेंज, ये पूछिए आपसे बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u इंटू 2 इंटू हाइट, जहां से वो उसने उसको छोड़ा गया, डिवाइडेड बाय g। ये होते हैं ना बच्चों। तो u क्या होएगा? इस पॉइंट की वेलोसिटी को u बोलेंगे जहां से उसको छोड़ा जाता है। और ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला है, यहां से बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला है। और यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, u इंटू रूट 2h बाई जी। ठीक है, तो u हो जाएगा v और हाइट कितनी हो जाएगी? h/2, ये गिवन है। पर इसके लिए देखो बच्चा, v तो हमें गिवन ही नहीं है, ये हमें गिवन नहीं है, ये पता नहीं हमें यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, उसने यहाँ पे गिवन किया है बस रिलीज, यहाँ नहीं पता कुछ कि ये कितनी वेलोसिटी होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यू नीड दिस इनिशियल वेलोसिटी जो v के इक्वल होगी, है ना। यहाँ पे मैं u की जगह अगले स्टेप में v लिख देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है। तो पहले ये v निकालना पड़ेगा, जैसे ही v निकलेगा फिर हमारे पास सब कुछ है, हम वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो v कैसे निकलेगा? अगेन बच्चों स्मूथ सरफेस है, जब ये यहां से झिक झिक करके ऊपर जा रहा है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज होल्ड। तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो बी पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए। तो बी पे मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट इज h/2 इक्वल टू हाफ एम
इनिशियल जीरो थी तो किनेटिक एनर्जी सीधे ही जीरो हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल इज mgh। एम कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ v स्क्वायर प्लस जी एच बाई टू इक्वल टू जी एच। तो हाफ v स्क्वायर इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो जी एच माइनस जी एच बाई टू, एलसीएम लोगे तो टू जी एच माइनस जी एच बाई टू, दैट इज जी एच बाई टू। तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, रूट जी एच। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। एक तो ना मुझे ये रूट भी डाल देता हूँ, स्क्वायर भी डाल देता हूँ, स्क्वायर नहीं आएगा, जब रूट डाल दिया तो स्क्वायर हट जाएगा। अब वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा रूट जी एच, यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटू एच कितना है, एच बाई टू, नीचे जी, दो रूट्स हैं दोनों को इकट्ठे कर दो, तो टू इंटू एच बाई टू इंटू जी एच बाई जी, जी से जी कैंसल, टू से टू कैंसल, तो आर इज रूट एच स्क्वायर, दैट इज एच। तो जितनी यहां हाइट होगी उतना ही ये यहां पे डिस्टेंस कवर करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट क्लियर बच्चों? क्योंकि ये डबल कंसेप्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी चेक हो जाएगी यहाँ पे आपकी, और प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, from the competitive point of view ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन, देखो, अ बॉल इनिशियली एट रेस्ट स्लाइड्स डाउन ऑन स्मूथ सरफेस। एक बॉल रेस्ट पे इनिशियली और नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। फाइंड एच सो दैट इट जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो कितनी हाइट हो ये एच सो दैट कि ये बस यहां से एक वर्टिकल सर्कल जो है वो कंप्लीट कर ले, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। अब देखो बच्चों, वर्टिकल सर्कल के लिए अगर आपको पता हो तो यहां पे जो मिनिमम वेलोसिटी है इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू रूट 5 GR। ये आपने वर्टिकल सर्कल वाले आर्टिकल में पढ़ा कि एक बॉडी वर्टिकल सर्कल को तभी कंप्लीट कर पाती है जब उसकी मिनिमम यहां पे ग्राउंड पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाए, रूट 5 GR। तो मैं चाहता हूं कि जब ये बॉडी ऊपर से ऐसे लुढ़क कर नीचे आ रही है तो यहां पे उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाए। अगर इतनी हो गई तो मेरा काम सफल हो जाएगा, मेरी बॉडी जो है वो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर लेगी, है ना। तो मतलब यहां पे आप वेलोसिटी को इतनी मान लो कि बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि बी पे इतनी वेलोसिटी हो तो ए पे उसके अकॉर्डिंग हाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि यू नो दैट मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। क्यों? क्योंकि ए से बी तक आते वक्त सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितनी होगी, किनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि यहां पे रेस्ट पे थी, प्लस एम जी एच इक्वल टू बी पे अगर बात करें, बी पे हाइट हो गई जीरो तो पोटेंशियल जीरो होगी, किनेटिक के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये चीज होगी बच्चों। अब आपने हाइट निकालनी है तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा, तो जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 5 GR। आप यही तो निकालना चाहते हो कि यहां पे बस इतनी वेलोसिटी मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट करनी है, तो मैंने ये सीधी पुट कर दी, उसके अकॉर्डिंग हाइट निकाल देंगे। तो ये m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, h कितना आ गया बच्चों, 5R/2। आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन था और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज रेडियस इज डायमीटर बाय 2। तो यहाँ पे 5D/4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, 5D/4। इतनी हाइट चाहिए सो दैट कि बॉडी यहां पे जब पहुंचे तो वो सर्कल कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चे नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक कार आ रही है इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, तो इसके आगे हमने बहुत बड़ा स्प्रिंग रख दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है आपको, और स्मूथ रोड बोलिए मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो बताओ मैक्सिमम स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन आ जाएगी कि कार रुक जाए। ये कार आएगी ना ऐसे ठुम करके आगे बढ़ेगी तो जो स्प्रिंग है आपका वो कंप्रेस हो जाएगा उसको रोकने के लिए, है ना। तो जब ये रुक गई तो बताओ कि कितना कंप्रेशन जो है वो स्प्रिंग का हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, इतना हो गया, तो कितना कंप्रेस हो गया, ये एक्स कंप्रेस हो गया। तो इसको रोकने के लिए कौन सी फोर्स ने काम किया,
स्प्रिंग फोर्स ने रोका ना इसको आगे आने से, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, स्मूथ रोड बोल दिया मैंने। तो अगर बच्चे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रही है तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब हर जगह टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? सेम। इट मींस कि कार की काइनेटिक एनर्जी, देखो कार आ रही थी पीछे काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि वेलोसिटी थी तो काइनेटिक एनर्जी है। अब कार आई पीछे काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसके साथ टकराई और ये कंप्रेस हो गया और कार रुक गई। कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो कार ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी। लॉस्ट ही हुई ना काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो चल रही थी और धीरे धीरे आके वो एक टाइम पे रुक गई। तो कार ने काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी, पर मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी। इसका मतलब कार की जो काइनेटिक एनर्जी उसने खो दी, वो किस में चले गई? वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, क्योंकि जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है या एक्सपैंड होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ये एनर्जी कहां से आई? कार ने काइनेटिक एनर्जी लॉस की और स्प्रिंग में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो इसमें हम सीधे लिख देंगे कि kinetic energy lost by car is equal to gain in potential energy of spring। ये चीज होगा बच्चों। अब kinetic एनर्जी कितनी लॉस की उसने? देखो फाइनल उसकी 0 हो गई, इनिशियल कितनी थी उसकी? हाफ एम यू स्क्वायर। तो कितनी लॉस की वो क्या लिखेंगे हम? हाफ एम यू स्क्वायर। मैंने माइनस साइन हटा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ लॉस चाहिए, कितनी लॉस हुई। फिर वो चाहे आप फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल दो, चाहे आप इनिशियल माइनस फाइनल करके निकाल दो, मुझे सिर्फ लॉस चाहिए, कितना लॉस हुआ। तो वो कैसे निकलेगी? हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि फाइनल तो 0 है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू स्प्रिंग ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के इंटू जितना कंप्रेशन हुआ उसका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। हमें x चाहिए कि कितना कंप्रेस हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय के। ये चीज हो जाएगी। वैल्यूज को पुट करो। m इज 1000, u कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बाय 6.25 इंटू 10⁻³ ये चीज हो गई। तो दिस इज 1000 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 625 इंटू ये 2 डेसिमल अगर मैं आगे शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर आ जाएगी -2, क्योंकि अगर आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हो तो माइनस में जाती है पावर। और साथ में ये लिखिए 10⁻3। ठीक है। 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 बच्चों, है ना। और यहाँ पे ऊपर है 1000, नीचे 25 इंटू +3 -2 कितना बचा? सिर्फ 1 पावर। ये 1 0 से ये 0 कैंसिल, 100/25 दैट इज 4। तो x स्क्वायर इज 4, दैट इज x कितना हो गया? √4 2 मीटर। तो कितना ये कंप्रेस हो गया? 2 मीटर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपने क्या करना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्मूथ रोड की जगह अब रफ रोड हो चुकी है, मतलब अब फ्रिक्शन भी लगेगी। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन भी ऑपोजिट लगेगी ना, मोशन के ऑपोजिट आगे आ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी। तो क्या बच्चों अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आ चुकी है यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी तक वैलिड है जब तक सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इस केस में स्प्रिंग फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स की जगह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, उस केस में आपको यूज करनी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो पीछे करके आए हैं हम लास्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगनी है, वो क्या होगी? देखो कौन कौन सी फोर्सेस इसको रोकने में हेल्प कर रही है। तो एक तो स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यही होता है ना बच्चों कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कन्वर्ट कर सकते हो ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन था तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग फोर्स की। तो यहाँ पे आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी आगे?
जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट आगे होगी। तो हमने बोला x, तो डिस्प्लेसमेंट होगी f इंटू x, साथ में आता है cos ऑफ 180, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। फ्रिक्शन पीछे लग रही है, बॉडी आगे आ रही है, तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा 180 डिग्री, इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। यहां आप वो सारा करोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सीधा पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो थी, स्ट्रेच तो बाद में हुआ, तो फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल जीरो थी, तो यही आ गया चेंज। अब यहाँ पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर के, और आर किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका वेट लग रहा है नीचे, तो आर किसके इक्वल हो गया, एम जी के। तो यहाँ पे म्यू एम जी इंटू एक्स कॉस 180 इज -1, तो माइनस आगे। फाइनल किनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल हो गई हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चीज बन गई बच्चों। अब आप बच्चों यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे, जैसे ही आप बच्चों यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे, आपके पास x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप x की पॉजिटिव वैल्यू को आंसर में लिख दोगे। मैं इसको आगे नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि काफी लेंथी सम है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, पहली बहुत लंबी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें सिर्फ यही कि अगर रफ रोड है तो वहां कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मत लगा देना, वहां पे आपको ये लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरी। इज इट क्लियर बच्चों, बस आगे कुछ नहीं है, वैल्यूज को पुट करते सब कुछ है, म्यू गिवन है, एम गिवन है, के गिवन है, यू गिवन है, सिर्फ क्या निकालना है एक्स। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है एंड यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों, तो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक बॉल को आपने 4 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, 4 मीटर की हाइट यहां से, एक स्प्रिंग के ऊपर एक मतलब कोई कंटेनर सा प्लेस था, उसके ऊपर आपने 4 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया बॉल को, तो ये यहाँ पे नीचे गिरेगी, और नीचे गिरते गिरते जब ये यहाँ पे गिरी तो इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया कितना, 2 मीटर। और आपसे ये पूछा गया कि बताओ इस स्प्रिंग की के की वैल्यू कितनी होगी। इज इट क्लियर बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये बॉल जब नीचे आ रही है तो ये बॉल ने ही स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अब कौन सी फोर्स लग रही है इस पे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दो फोर्सेस लग रही है ना। जब ये बॉल नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसके बाद जब ये इसके ऊपर गिरी तो ग्रेविटेशनल के साथ साथ स्प्रिंग फोर्स भी लगनी शुरू हो गई, और दोनों ही फोर्सेस कौन सी है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है बच्चों, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, और ऊपर से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो के निकालना तो बहुत इजी है, कैसे देखो, अब ये बॉडी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कर रहा है, ये नीचे आ रही है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है तो वो किधर जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी है भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, पोटेंशियल गायब हो रही है। कहां गायब हो रही है, पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट वाली होती है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी loss by body is equal to gain in potential energy of spring। तो बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और स्प्रिंग में वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ वो कैसे निकलेगा, देखो ये इनिशियल ये फाइनल, इनके बीच में कितना लॉस हुआ उसका फॉर्मूला होता है एम जी इंटू हाइट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो कैसे निकलेगा, एम जी इंटू इन दोनों के बीच की हाइट। तो इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है बच्चों, h प्लस एक्स, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, हाफ के इंटू स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, x, तो के एक्स स्क्वायर बच्चों। तो यहां से k कितना आ जाएगा, k इज 2mg h प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू एम की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, h 4 x 2, नीचे 2 का स्क्वायर, ये 2 2 और ये 2 स्क्वायर कैंसिल, तो k आ गया 10, 4 प्लस 2 6, दैट इज 60 न्यूटन पर मीटर। इज इट क्लियर बच्चों।
तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम्स हो और चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।